की तलाश के लिए कौन कौन से मिशन किए जा रहे हैं, ब्रह्मांड में जीवन की खोज में क्या क्या चुनौतियां हैं, नासा ने सौरमंडल में ही कैसे खोज लिया एक्सोप्लैनेट है जहां पनप रहा है जीवन। इस ब्रह्मांड में जीवन हमारी पृथ्वी के अलावा यानी एलियन की खोज करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स को एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है और इस सब्जेक्ट को कहा जाता है एस्ट्रोबायोलॉजी। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में जीवन यानी कि लाइफ कहाँ और कैसे हो सकता है। इसके अंतर्गत वहाँ अध्ययन किया जाता है पृथ्वी पर जीवन कैसे और कब प्रारंभ हुआ और इसके प्रारंभिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इससे अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना को समझने में सहायता मिलती है। अन्य ग्रहों और उपग्रहों का अध्ययन, सौरमंडल के अन्य ग्रहों और उनके उपग्रहों का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे मंगल ग्रह, बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा, शनि के उपग्रह टाइटन आदि। इन जगहों पर जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों की खोज की जा रही है। एक्सोप्लैनेट्स की खोज, सौरमंडल के बाहर के ग्रहों की खोज की जाती है जो अपने तारीखी प्रमाण हो सकते हैं, जैसे वायुमंडलीय गैस का असामान्य अनुपात, जैविक अणुओं की उपस्थिति आदि। रेडियो सिग्नल और SETI यानी सिटी, अन्य बुद्धिमान जीवन रूपों की खोज के लिए रेडियो सिग्नल्स की जांच होती है। सिटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस परियोजनाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। नासा के मार्स रोवर जैसे कि क्यूरोसिटी और परसिवरेंस मंगल ग्रह की सतह पर जीवन के संकेत खोज रही हैं। नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप कई एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर चुका है, जिनमें से कुछ गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यहाँ आने वाले समय में और भी अधिक संवेदनशीलता के साथ एक्सोप्लैनेट्स और उनकी वायुमंडलीय संरचना का अध्ययन करेगा। आप समझते हैं कि चुनौतियां क्या हैं? ब्रह्मांड की विशालता और जीवन के लिए उपयुक्त स्थानों की दुर्लभता, जीवन के विभिन्न संभावित रूपों की समझ की सीमाएं, पृथ्वी से बाहर जीवन की खोज के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक संसाधनों की भी एक सीमा है, यानी कि हम एक सीमित स्थान तक ही ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर हम कोई भी चीज इकट्ठी नहीं कर सकते, या फिर यदि हमें कई प्रकाश वर्ष की दूरी पर यदि कोई जीवन के संकेत मिल भी जाते हैं तो उसकी पुष्टि करना बड़ा मुश्किल होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड में जीवन की खोज एक अत्यंत रोमांचक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जो भविष्य में हमें अनेक महत्वपूर्ण खोजों और नए दृष्टिकोणों से अवगत कराता रहेगा। पर क्या आप जानते कि सोलर सिस्टम में एक दूसरा ग्रह भी खोज लिया गया है? एक ऐसा पिंड खोज लिया गया है जो रहने के लिए धरती से भी अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद इसका दूसरा सबसे बड़ा चांद है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलिस्टो आईसी सरफेस के नीचे पूरा का पूरा समुद्र छिपाए बैठा है, जिसका प्रयोग जल्द ही रॉकेट प्रोपेलेंट्स बनाने के लिए किया जाने वाला है। एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलिस्टो के ऊपर एक एटमॉस्फेयर को भी डिटेक्ट किया है और उनका अंदाजा है कि अगर जुपिटर से आ रही रेडिएशंस को रोक दिया जाए तो ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन यानी कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन पिछले कुछ समय में साइंटिस्टों ने यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के अंदर से कई हैबिटेबल प्लैनेट खोज निकाले जो लाइफ के इवोल्यूशन के लिए एकदम सही है। पहले प्लैनेट KY 5715.01 का सरफेस टेम्परेचर धरती के मुकाबले सिर्फ 2.4 डिग्री सेल्सियस से कम है, लेकिन साइज में धरती से 8 गुना बड़ा है। इसका मतलब लैंड सरफेस एरिया और ग्रेविटी धरती से काफी ज्यादा होगी। अब अगर पानी की बात करें तो इसके खुद के सूरज और प्लैनेट के बीच की दूरी के मुकाबले यहाँ बहुत सारा पानी मौजूद तो जरूर होना चाहिए। दूसरे, प्लैनेट का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, जो कि आपको सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है। यहाँ तक कि हवा में 78% सिर्फ नाइट्रोजन ही है, और यही नाइट्रोजन प्रोटीन और DNA जैसी केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है और हम इंसानों के रहने के लिए आइडियल स्टेशन पैदा करती है। टी गार्डन भी, इसको सुपर अर्थ भी कहा जाता है। ये अब तक खोजा गया मोस्ट अर्थ लाइक प्लैनेट है, और अगर इसका एटमॉस्फेयर बहुत हद तक धरती जैसा हुआ तब इसका सरफेस टेम्परेचर भी करीब 28 डिग्री सेल्सियस जितना ही होगा। हम इंसानों के रहने लायक है, और इस प्लैनेट का सूरज भी हमसे सिर्फ 12.4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। धरती से 1800 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में एक ऐसा ही लास्ट मिनट बुकिंग चारों ओर रिवॉल्व करता है, और इसका एवरेज टेम्परेचर करीब 1.6 डिग्री सेल्सियस है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके सरफेस पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है, और शायद यहाँ पर हम जैसे जिंदा जीव रह रहे होंगे। पर इसकी ग्रेविटी हमारे सपने को तोड़ देती है। केपलर 452 भी धरती से 60% ज्यादा मैसिव है, जिसके कारण इसकी ग्रेविटी काफी ज्यादा है। अब इतनी हाई ग्रेविटी में जीवों का जमीन पर रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर की हाई डेंसिटी को देखते हुए पॉसिबिलिटीज हैं कि हवा में उड़ने वाले जीवों की भरमार हो। अगर हम इंसान इस एक्सोप्लैनेट पर जाते हैं तो वह न कर पाए, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा ग्रेविटी के कारण हमारी हार्ट बीट डबल स्पीड से चलेगी। हार्ट बीट डबल स्पीड से चलने की वजह से स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो वहां पर पैदा हो वो वहां के एटमॉस्फेयर में ढल जाए और वो हमसे बेहतर जीवन जी पाए। ग्रीज 667 CC ये धरती से 24 प्रकाश वर्ष दूर स्कॉर्पियो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और ट्रिपल स्टार सिस्टम वाले रेड ड्वार्फ के अराउंड रिवॉल्व करता है।
हमारे ग्रह से 1.5 गुना ज्यादा वजनी ये अपने स्टार के टाइडल लॉक्ड है। इसी वजह एक साइड हमारे स्टार की ओर रहती है और दूसरी साइड पर रोशनी का नामो निशान नहीं पहुंचता। इसका नतीजा ये होता है कि एक और रेगिस्तान और बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो दूसरी ओर साल भर अंटार्कटिका की तरफ बर्फ जमी रहती है। ये दोनों साइड जिस लाइन पर मिलती हैं उसे ट्विलाइट जोन कहा जाता है और यहाँ पर तापमान रहने लायक हो सकता है और यहाँ लिक्विड वाटर की प्रेजेंस भी पॉसिबल है। अब क्या हम इंसान ग्लीज 6 के एटमॉस्फेयर से अपने आप जनरेट हो रही थी? इसके पीछे वैज्ञानिक दो कारण मान रहे थे। या तो टाइटन का एटमॉस्फेयर ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा था या फिर वहां मौजूद किसी दूसरी एलियन लाइफ के कारण ये सब हो रहा था। अब प्रोब जब टेस्टिंग के लिए टाइटन की जमीन पर उतरा तो वहां उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। जब उसने टाइटन की मिट्टी की केमिकल टेस्टिंग की तो पाया गया कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन फॉर्मेशन तो होता है और ये पूरे एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, लेकिन जहां से हाइड्रोजन अपने हाल के वेट के कारण एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए वहां से गायब हो रहा है। हैरान करने वाली बात इसलिए है क्योंकि हमारी धरती पर कुछ ऐसी स्पीसीज हैं वो धरती से हाइड्रोजन खींचकर जिंदा रहती हैं और अगर इसे